नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसीएस वाणी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस का पेपर 23 से लगा हुआ, 23 अगस्त से शुरुआत है उसकी। तो उसी के मद्देनज़र यहाँ पेपर जो आपका 17 तारीख को हुआ था, ठीक है, 17 फरवरी को, और जो कैंसिल हो चुका है, तो यह वह पेपर है और उसी का डिटेल लेकर हम आपके सामने आए हैं। कैसा पेपर आता है, आपको क्या पढ़ना है, हालांकि आप पढ़ ही रहे होंगे, इसके बावजूद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है, और एक बार पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के जितने पेपर आए हुए हैं उनको आपको सॉल्व ज़रूर करना है। ठीक है, देखिए ये 17 तारीख का है, 17 फरवरी का पेपर है। 17 और 18 फरवरी को पेपर हुआ था। ठीक है, तो ये द्वितीय पाली का पेपर है, हिंदी का पेपर है दोस्तों। ठीक, अब देखते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का युग्म गलत है। ठीक है, इसमें कौन सा युग्म है जो तत्सम तद्भव का गलत है। ठीक, तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों आपका डी। ठीक, मिति मय का ये मतलब जो है तत्सम तद्भव गलत है युग्म। ठीक है, जैसे याचक का जाचक होता है, अक्षर का आखर होता है, और घट का घड़ा होता है। ठीक है, तत्सम तद्भव आप जानते होंगे। तत्सम जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, तद्भव जो आम बोलचाल की भाषा में बोले जाते हैं, जैसे आग। ठीक है, आग क्या है आपका, आग ये तद्भव है, और आग का तत्सम होगा अग्नि। ठीक है, आग का तत्सम अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है। ओके, जैसे इसमें आप देख सकते हो घट, ये आपका तत्सम है, और घड़ा, ठीक है, ये आपका तद्भव है। इस तरह ये जो है आपका तत्सम तद्भव हो गया। इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, तो आप इसको एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा, ये तत्सम से आ गया। ठीक है, तो अब इसमें जो है दोस्तों सेठ का तत्सम होगा श्रेष्ठी। ठीक है, आपका ये सही हो जाएगा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, पर्यायवाची से था क्वेश्चन, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, वागेश्वरी, ठीक है, कामनी, शारदा, भारती। ठीक, आंसर आपका सही हो जाएगा, जो नहीं है सरस्वती का, ये कामनी, बी नंबर। ठीक, बाकी सभी शारदा की ये जो आपकी सरस्वती है ना, इनके पर्यायवाची हैं, जैसे शारदा हो गया, भारती हो गया, और वागीश्वरी हो गया। इसके अलावा हंसवाहिनी भी कहते हैं सरस्वती माँ को, ब्राह्मी, ज्ञानदा, वीणा, ठीक है, वीणा पाणी भी कहते हैं इनको। तो आपको इनको याद कर लेना है, एक पर्यायवाची जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, घूमने फिरने वाला साधु वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द जरूर आते हैं। ठीक, इनको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। तो जो घूमने फिरने वाला साधु होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, पारिव्राजक। ठीक है, परिवाजक ये हो जाएगा। श्रमण नहीं होता दोस्तों, योगी भी नहीं होता है, और तपस्वी भी नहीं होता है। जो घूमने फिरने वाला साधु होता है उसको परिवाजक कहते हैं, परिव्राजक। ये आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति श्रम भिन्नार्थक, ठीक है, शब्द युग्म नियत। अब देखिए यहाँ पर नियत नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों निश्चित इरादा। देखिए, जो नियत, एक नियत का मतलब होता है निश्चित, एक नियत का मतलब होता है इरादा। तो यही इसमें कहा है कि इनमें जो है ये दो शब्द दिए हुए हैं, इनका क्या अर्थ भेद है आपको बताना है। ठीक, तो एक नियति, एक होता है ना नियत, कैसी नियत है, तो निश्चित होता है एक। तो दोस्तों इसका सही अर्थ भेद होगा निश्चित और इरादा, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे, ठीक है, संबंधी अशुद्धि है। किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धि है दोस्तों, तो आपका इसमें सही हो जाएगा पहला आपका जो ऑप्शन है, देश पर प्राण न्यौछावर करना सैनिक धर्म है। ठीक,
दूसरा था आपका वह चुपचाप दम साधे पड़ा रहा, ये भी नहीं होगा। राधा के सारे इरादों पर पानी फिर गया। पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अब देखिए, जो आपका मुहावरे संबंधी वाक्य है, तो आपका जैसे पुलिस को उसने देखा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, यानी बिल्कुल बहुत चक्कर रह गया। इसका मतलब आपका डी सही हो जाएगा। ये सही है, ठीक है। जो शुद्धि है दोस्तों इस डी नंबर ऑप्शन में है। देखिए, चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगे, ठीक, हवाइयाँ उड़ने लगती होती हैं, डी नहीं होती हैं, तो आपका ये आप अशुद्धि है इसमें, डी ऑप्शन में, ठीक है। तो मुहावरे संबंधी अशुद्धि है किसमें है दोस्तों, आपका डी ऑप्शन है। चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी नहीं होता है, हवाइयाँ उड़ गई ऐसा होता है, दौड़ने लगी नहीं है, ठीक। इसके बाद होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, ठीक। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं, तो आपका बिहग गरुड़, बिहग अब पक्षी होता है, गरुड़ भी पक्षी होता है, ठीक है। शीशम और नर्मदा, समाधि, दीमक, साहित्य और जहाज, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्त्रीलिंग की बात यहाँ कर रहा है। जैसे कि आप जब बोलो समाधि लगी है, ठीक, तो देखिए जब लास्ट में वाक आप बनाओगे तो लगी स्त्रीलिंग आ रहा ना, तो आपका ये हो जाएगा। अब गरुड़ उड़ गया या उड़ गई नहीं होता है ना, तो ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका बी सही हो जाएगा। दीमक पड़ गई, दीमक लग गई, इसमें होता है दीमक लग गई बोला जाता है ना, दीमक लग गया, दीमक आपका जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है, बी आपका हो जाएगा आंसर सही। ओके, जैसे आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग देखना होता है तो आप हमेशा एक वाक्य बनाइए, और वाक्य में जो लास्ट में जो शब्द निकलता है, अगर मतलब जो है आ आता है तो इसका मतलब पुल्लिंग है, और ई आता है तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखिएगा। जैसे जहाज पानी पर, ठीक है, चल रहा है, ठीक है, जहाज पानी पर चल रहा है, या जहाज उड़ रहा है, उड़ रही है नहीं होता है, इस तरह होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका आएगा गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, गुरु है, इसका बहुवचन क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है, और हो सकता है रिपीट हो, जो क्वेश्चन मोस्टली रिपीट होते हैं। तो गुरु का बहुवचन होता है, गुरुवे नहीं होगा, ये हटाओ, ठीक, कट। गुरुवो नहीं होगा, ये भी कट। गुरुतर नहीं होगा, ये भी कट। और गुरुजन होता है। गुरु शब्द का बहुवचन जो होता है गुरुजन होता है। ओके, ठीक है, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है, ठीक है ना। कारक आपने देखे होंगे, पढ़े भी होंगे, तो उसमें एक अपादान कारक आता है ना। कारक कितने होते हैं, जैसे कि आपको पता है कारक 8 होते हैं ना। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, और इसके बाद संबंध का कीरे, ठीक है, और अधिकरण, और इसके बाद लास्ट संबोधन होता है, हे राम, अरे, ये सब आता है ना जिसमें। तो आपकी ये 8 जो है कारक होते हैं, जिसमें आपका अपादान आता है। पहला तो आपका कर्ता आता है जिसका चिन्ह होता है ने, ठीक है। फिर कर्म आता है जिसका चिन्ह होता है को। इसके बाद करण आता है, ठीक है, करण आता है जिसका चिन्ह होता है से। जैसे कि मतलब जो है एक आधार होता है एक टाइप का ये, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो बाण से मारा ना, तो बाण आधार है, तो ये करण हो गया। इसके बाद जो है संप्रदान होता है, संप्रदान आपका चौथी विभक्ति होता है, तो संप्रदान आपका जिसमें के लिए होता है, कोई काम उसके लिए किया जाता है। जैसे राम ने
किसी को दान दिया या कोई सामान दिया, या कोई भी व्यक्ति किसी को जो सामान देता है दान, तो वो आपका संप्रदान आता है। फिर इसके बाद आता है अपादान। अपादान में क्या होता है, चीज़ें अलग होती हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो ये आपका हो जाएगा अपादान। ठीक, तो यहाँ पर गिरने वाली चीज़ कौन सी है, मेज से पुस्तक गिर रही है, यानी मेज से पुस्तक अलग हो रही है। जब अलग होने वाली चीज़ें होती हैं तो वहाँ अपादान कारक आता है। तो आपका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा आंसर सही, डी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये आप कारक ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ठीक, स्वर्णिम में अब देखिए बहुत आसान है, ये प्रत्यय भी पूछा जाता है आपका, और उपसर्ग भी पूछा जाता है। ठीक है, आप ये याद रखिए, प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, जैसे आगम, निगम, जो आ होगा ये आपका उपसर्ग है। ठीक, जो पहले लगता है अनुच्चर हो गया, अनुचर, तो अनु जो हो जाएगा दोस्तों आपका उपसर्ग, यानी जो भी पहले लगता है वो उपसर्ग होगा, और जो बाद में लगता है वो आपका प्रत्यय होगा, आपको पता है। तो स्वर्णिम में इसमें प्रत्यय पूछा गया है, यानी जो लास्ट में लगा है स्व। ठीक, तो इसमें क्या है, स्वर्णिम है, तो स्वर्ण इम लास्ट में आ रहा है ना, स्वर्ण, देखो स्वर्ण होता है आपको पता है ना, और इम। ठीक, जब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो स्वर्णिम बनता है। तो हमेशा छंद विच्छेद करने के बाद दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी देखिए प्रत्यय बनेगा। स्वर्ण मतलब सोना होता है, इम उसमें लगने के बाद वो स्वर्णिम बन जाता है। ठीक है, तो आपका इम जब इसमें लगेगा तो स्वर्णिम हो जाएगा, तो इम आपका प्रत्यय हो जाएगा। इसी जैसे घबराहट, आहट आपका प्रत्यय हो गया उधर, तो इस तरह होता है आपका प्रत्यय। आगे देखते हैं, इसके बाद दोस्तों आपका है क्वेश्चन, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है। इसमें मूल शब्द, संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है, तो आपका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, देखिए सन धन ग्राम, ये आपका नहीं होगा पहला। इसके बाद सन, देखिए लिखा है सम और प्लस ग्राम, तो देखिए सम और ग्राम, तो सम ग्राम यानी इसी से बन जाएगा संग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, और देखिए कोई बन नहीं रहा है, तो आपका ये, अब देखिए एक चीज़ हम हमेशा याद रखिएगा कि जब भी उपसर्ग या प्रत्यय होगा तो पहले का जो उपसर्ग होगा और बाद का जो मूल शब्द होगा वो ज़रूर उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ सन और ये देखिए सन अलग चीज़ अलग हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद में बनेगा नहीं। तो ग्राम का देखिए अर्थ निकल रहा, तो पहला वाला इसलिए नहीं होगा, और ये भी आपका नहीं होगा। और ये देखिए संग्राम, राम तो हो ही नहीं सकता इधर ये, और यही पर एक ही है जो आपका सी बचता है सम। जब सम और ग्राम को संधि विच्छेद करोगे आप, तो हमेशा जो माँ होता है इसमें बिंदी लग जाती है, ये हमेशा याद रखिएगा, और तभी संधि विच्छेद बन जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास है। समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो समास आप याद कर लीजिएगा, जो आपके सभी समास 6 समास होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। 6 समास होते हैं, जिसमें एक तत्पुरुष समास होता है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास हो गया आपका, ठीक, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये आपके 6 समास होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अव्ययी भाव समास जो आपका पहला समास होता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है दोस्तों, इसमें हमेशा याद रखिएगा जो अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, अव्ययी भाव समास में हमेशा पहला पद प्रधान होगा, और जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग मोस्टली अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए लिखा डाक गाड़ी, डाक गाड़ी आपका देखिए इसमें उपसर्ग की कोई बात नहीं हो रही, सप्ताह में उपसर्ग की कोई बात नहीं हो रही है, द्विगु समास हो जाएगा। प्रधानमंत्री में उपसर्ग की बात नहीं हो रही है। भरपूर,
भरपूर, देखिए इसमें उपसर्ग भर एक टाइप का उपसर्ग है, तो आपका भरपूर यानी पहला भर और पूर, भरपूर आपका ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि जो नहीं उसको छांट दो। बैल की गाड़ी आपका तत्पुरुष समास, सप्ताह तो आप पता है जिसमें संख्या दी जाती है वो द्विगु समास होता है। प्रधानमंत्री ये आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सी भी नहीं है, तो इसका मतलब डी बचा, तो डी आपका हो गया। और अव्ययभाव समास में हमेशा आप याद रखिएगा पहला पद प्रधान होता है, और इसके साथ साथ इसमें हमेशा जैसे कि आपका आ आएगा पहले शुरुआत में जो आपके उपसर्ग में आते हैं, बी आएगा, प्रति आएगा, अनु आएगा, भर आएगा, वे आएगा, बेकार हो गया, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, हम अलग से एक वीडियो बनाए हुए हैं तो आप उसमें जाकर के इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है। जैसे अजन्मा, आरक्षण, आयोग, निर्जन, बेशरम, ठीक है ना, ये सब क्या है, अव्ययभाव समास हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपका, हाँ ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, तुम, तेरा, आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब देखिए सर्वनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको देखिए, सर्वनाम विशेषण यानी जो भी आपके शब्द होते हैं, ठीक है, और इनको आपको एक बार पढ़ जरूर लेना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओके दोस्तों, तो सर्वनाम आपको पता है, ठीक है, संज्ञा जो होती, संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा के सर्वनाम जो विशेषण होते हैं संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, लेकिन जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ हो गए, तुम हो गया, ठीक है, मैं हो गए, सब सर्वनाम है। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और 6 भेद में से पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया पहला आपका, ठीक, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये 6 सर्वनाम। तो पहला जो सर्वनाम होता है जिसके वो होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें ये शब्द दिए हुए हैं तू, तुम, तेरा, इनमें कौन सा पुरुषवाचक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्तों आपके 3 भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुष जो बोलता है, एक होता है, अब उत्तम पुरुष के बाद मध्यम होता है, और लास्ट वाला आपका 3rd नंबर जो होता है, 2 हो गए, थर्ड नंबर दोस्तों आपका अन्य जिसे कहते हैं, अन्य पुरुषवाचक। तो ये आपका होता है अन्य। अब देखिए जो बोलता है वो आपका उत्तम हो गया, जैसे मैं हो गया, ठीक है, हम हो गया, मैं बोलेगा ना, जैसे हम हैं तो हम बोलेगा हमेशा, ठीक है। और जो सामने वाला तुम होता है, जैसे हम उसको पुकारते हैं तुम, आप, तो वो सुनता है हमेशा। तो जो सुनने वाला होता है वो हमेशा कौन सा पुरुष होता है, आपको पता होना चाहिए, 2nd नंबर वाला होता है मध्यम। और जिसके बारे में बातें की जाती हैं वह जा रहा है, देखिए वह व्यक्ति बहुत ऐसा, हम 2 लोग बातें करेंगे ना तो हमेशा पूछेंगे अरे वह आदमी ऐसा है वैसा है, तो अन्य पुरुष हो गए वो। तो अन्य पुरुष में आते हैं आपके यहाँ आ गया, वहाँ आ गया, ये आ गए वो, तो ये आपके अन्य पुरुष हो गए। तो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसको भी याद रखना है। जैसे इसमें लिखा है लघुत्सव, ठीक है, इसमें कौन सा संधि विच्छेद है, तो बहुत आसान है ये आप देखिए, संधि जो होता है स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, ठीक है, व्यंजन संधि होता है। तो आपके 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं, तो उनमें से एक संधि होती है आपकी स्वर संधि, तो ये स्वर संधि है। और स्वर संधि में भी बहुत सारी संधियाँ होती हैं। ओके, संधि आपकी 3 प्रकार की होती हैं, आपको पता है। पहला स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, विसर्ग लास्ट में। तो आपकी जो स्वर संधि होती है दोस्तों, तो स्वर संधि के अंतर्गत आपकी आ जाती है दीर्घ संधि, दीर्घ, ठीक है। और इसके बाद गुण संधि आ गई, गुण, वृद्धि, यण, ठीक है, चौथी। और लास्ट वाली आपकी अयादि संधि आती है।
तो आप ये संधियाँ आपको इनको जरूर पढ़ना, इनसे क्वेश्चन स्वर संधि से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका ये स्वर संधि का ही क्वेश्चन है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर सही इसका बी नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए, चाहे आपका ये ऊ आए प्लस ऊ, तब भी आपका बड़ा ऊ बनेगा, और बड़ा ऊ आए और बड़ा ऊ आए तब भी आपका बड़ा ऊ बनेगा। ठीक, और या बड़ा ऊ आए फिर छोटा ऊ आए तब भी आपका बड़ा ऊ ही बनेगा। तो इस तरह से आपकी ये संधि हो जाएगी। ये आपका ये देखिए, लघु धन उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, ठीक है ना, बड़ा ऊ आए अब प्लस छोटा ऊ बन के बड़ा ऊ बनता है। तो आपको ये याद रखना, ये आपकी दीर्घ संधि होगी। ठीक, दीर्घ संधि बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आ जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। अब देखिए, विराम चिन्हों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका 15 वाला क्वेश्चन जो है, ये इसका आंसर होगा बी। देखिए, योजक चिन्ह जैसे माता पिता, माता और पिता, देखिए बीच में लगा है ना, ये इसमें क्या लिखा, दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है। तो दो शब्दों को कौन जोड़ता है, योजक चिन्ह हमेशा जोड़ता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है। देखिए, यहाँ पर 4 लीटर दूध पीने की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, जो विशेषण होता है वो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। जैसे राधा सुंदर है, तो राधा संज्ञा हो गया, और उसके बारे में उसकी विशेषता जो बतला रहा सुंदर होना। राधा सुंदर है, तो सुंदर क्या है, विशेषण हुआ। अब विशेषण के कई प्रकार होते हैं, जैसे आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण, सर्वनामी विशेषण हो गया, परिणामवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, परिणाम जो होता है, जो परिमाण जो होता है दोस्तों, वो हमेशा चीज़ जो ऐसी मतलब जो है मात्रा की बात करता है, संख्या गिनती की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए, दिनेश रोज 4 लीटर, ठीक है, 4 लीटर में पूछा, 4 लीटर में किस प्रकार का भी गुणवाचक विशेषण नहीं, गुण में हमेशा गोरा काला ये सब बताया जाता है। परिमाण यानी यहाँ पर मात्रा की बात हो रही ना, लीटर क्या है, एक मात्रा है ना, तो यहाँ मात्रा की बात हो रही है। संख्या भी नहीं बात, 1 2 3 की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर 4 के साथ लीटर जुड़ा है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए कन्फ्यूजन, यहाँ देखिए यहाँ पर संख्या भी दी हुई है, साथ में लीटर भी जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ परिमाण होगा। अगर यहाँ पर ऐसे होता कि 1 दर्जन, ठीक है ना, चूड़ियाँ 1 दर्जन साथ में जोड़ी हैं, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है ना, और जैसे एक मतलब जो है और बहुत सा इस तरह 2 हो गया, 3 हो गया, यानी उसके बाद भी कोई वस्तु हो, मतलब जो है मात्रा ना बताई जाती हो, तो इसका मतलब संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब परिणाम को, जब मात्रा की बात होगी, लीटर की बात होगी, या कोई चीज़ मतलब जो है, और दूध हो गया, तेल हो गया, इन सब चीज़ों के में होगा, और 4 लीटर 3 लीटर तेल, तो वहाँ परिणामवाचक विशेषण होगा। सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जैसे ये मेरी पुस्तक है, ठीक है ना, मेरी पुस्तक हो गई, तो मेरी में क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में लाल गोरा काला पीला नीला जो ये होता है गुण बताता है, वो हो गया गुणवाचक में। आगे चलते हैं। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, बाजार से आकर गीता, इस वाक्य में आकर किस प्रकार की क्रिया है। देखिए, क्रिया से भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको संज्ञा पढ़नी है, क्रिया पढ़नी है, विशेषण पढ़ना, सर्वनाम पढ़ना है, इनसे सभी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। तो आप इनको अच्छे से एक बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्रिया की बात हो रही है। ओके दोस्तों, क्रिया जो होती है किसी कार्य के होने या करने का बोध होता करवाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा है इस वाक्य में आकर किस क्रिया का उदाहरण है, इस वाक्य में आकर के पूछा है। ठीक है ना, यहाँ आकर, ठीक है, बाजार से आकर
सीता खाना पकाएगी। देखिए जो पूर्व कार्य क्रिया होती है, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्रियाएँ तो ऐसे कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक सकर्मक क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। उसके अलावा क्रियाओं के अन्य भेद भी होते हैं। तो उनमें से आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कोई कर्ता होता है, एक कार्य को समाप्त कर जब दूसरा कार्य करने लगता है, ठीक है ना, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक, जैसे कि एक काम करके दूसरा काम करने लगे, जैसे राम पढ़कर भोजन करने लगा, पढ़कर, ठीक है ना। जैसे बाजार से आकर सीता खाना पकाएगी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी पहला हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। तो ऑप्शन आपका आकर, यानी देखो एक काम करने के बाद दूसरा काम करेगी, तो जब एक काम करने के बाद दूसरा काम करते हैं तो वहाँ पूर्वकालिक क्रिया होती है। पेड़ार्थक क्रिया क्या होती है, इसको भी आप समझ लीजिए, भी इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रिया का संचालन स्वयं करता न करके कोई अन्य करता है। जैसे राम श्याम से पानी भरवाता है, जब यहाँ पर भरवाता कोई काम किसी से करवाएगा तो वहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, पेड़ार्थक क्रिया। तो आप हमेशा याद, ये पेड़ा प्रेरित होता है दूसरे से, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया में होता है दो या दो से अधिक धातुओं के योग से ये निर्मित होती है, ठीक है। यानी मतलब जैसे उठकर चल दिया, सीता अचानक रो पड़ी, ठीक है। रो और पड़ी दोनों आ गए। संयुक्त क्रिया मतलब दो मतलब क्रियाओं का योग होता है एक तरह का। और एक होता है दोस्तों आपकी नाम धातु क्रिया, जो मूल धातु के अतिरिक्त अन्य शब्द संज्ञा विशेषण के योग से बनती है। जैसे कि झूठ से झुठलाना हो गया, झूठ है जो नाम धातु क्रिया होती है, ठीक। ये अपने मूल क्रिया के, जो मूल इसी क्रिया होती है उसके अलावा अन्य से बनती है, मिलने से बनती है। जैसे झुठलाना, ठीक है, दुखाना, हथियाना, याना लगा होगा इसमें, तो आप ये हमेशा याद रखिएगा। आगे चलते हैं। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, इस वाक्य किस काल का, देखिए काल से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आपको काल इसको भी पढ़ लेना है एक बार, ओके। तो आपको पता है दोस्तों जो काल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत सारे काल आते हैं, जैसे कि वर्तमान में समान वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सम। तो अब देखिए ऑप्शन, आप देखिए पहले इसमें यहाँ पर बात हो रही है पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, ठीक है, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर समान भविष्य काल है, समान वर्तमान काल तो है नहीं, कट गया। संदिग्ध वर्तमान काल भी नहीं, संदेह नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। समान भूतकाल, पीछे की बात भी नहीं रहती, ये आपका ऑप्शन ए बचेगा, श्योर सी बात है, तो ऑप्शन एक आपका सही हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं। मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, यानी मुझसे पत्र लिखवाया गया या मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, इस वाक्य का ये मतलब है। तो वाच्य आपका पूछा गया, इसमें कौन सा वाच्य है, एक कर्म वाच्य होता है, ठीक है, एक कर्तव्य वाच्य होता है, एक भाववाच्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों आपके वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्म होता है, भाव होता है और कर्तवाच्य होता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब क्रिया, ठीक है ना, कर उपादान कर्ता के अनुसार हो, यानी मतलब जो है कर्ता ही स्वयं काम करे। जैसे माता भोजन बनाती है, जैसे माता भोजन बनाती है तो वहाँ कर्ता की बात होती है, कर्ता जैसे माता है तो वह वही भोजन बनाती है, तो कर्तवाच्य हो जाएगा वहाँ पर, यह हमेशा याद रखिएगा। कर्मवाच्य जब किसी से काम करवाया जाता है, जो मुझसे मतलब पत्र लिखवाया गया, मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, तो वहाँ कर्म, यानी जो कर्म होगा वो कर्ता बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया। अब भाव इसमें क्या होता है, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, तो इसमें भाव की बात हो रही, पुस्तक पढ़ी जाती, कोई कर्ता कर्म नहीं है इसमें, ठीक है। ग्रंथ लिखा जाता है, तो यहाँ पर ऐसी जब सीता, हाँ, ऐसे जब जो है क्या कहते हैं वाक्य आए, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, कोई कर्म और
कर्ता नहीं आता है तो वहाँ भाववाच होता है। और जब कर्ता काम करता है तो वो कर्ता स्वयं करता है क्रिया, तो वहाँ पर कर्तवाच होता है। कर्म जब क्रिया करने लगता है तो वहाँ हो जाएगा कर्मवाच। जैसे मुझसे पत्र लिखा गया, यानी ये देखो मुझसे क्या है, कर्म है, यानी मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। ओके, आगे चलते हैं। घाव पर नमक छिड़कना, मुहावरा पूछा ही जाता है हर, देखिए कोई भी पेपर होता है अगर हिंदी का है तो उसमें मुहावरा ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब मुहावरे में घाव पर नमक छिड़कना, तो आपको पता कोई व्यक्ति परेशान है तो अचानक लोग बोल नहीं देते हैं कि उसको दुखी को और अधिक दुखी कर देना, घाव पहले से वो परेशान है और उसके घाव पर नमक छिड़क देना। ठीक, तो आपका ऑप्शन क्या, दुखी को अधिक दुखी कर देना। बस सिर्फ सी बात है, आपका ये बहुत आसान होता है, इसमें बताने समझाने की बात नहीं है, आप कर लोगे। इसके बाद दोस्तों आपका आ गया मूक का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, जो मूक होता है, मूक बधिर आप जानते हो नहीं, जो मूक का जो बोल नहीं पाता वो मूक होता है, यानी जो नहीं बोलता है। वचाल जो होता है, जो ज़्यादा बोलने वाला होता है वचाल होता है। विलोम शब्द और पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं, तो आप ये हो जाएगा आपको वचाल, डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपको क्वेश्चन है दोस्तों, बेकार से बेगार भली। ठीक है, बेकार से बेगार भली रुकोतियों शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये हो जाएगा, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, कहते हैं ना बेगार से बेगार भली, यानी कुछ काम ही कर लो, थोड़ा ही मिल जाए। निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखिए रस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सभी रस पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी रस होते हैं उन रसों के एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक, तो अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सी क्वेश्चन नंबर सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है अर्धसम मात्रिक का छंद क्या है। ठीक है ना, छंद से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे तो आपको ये भी याद करना है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी, दोहा। ठीक, अर्धसम मात्रिक छंद होता है दोहा, आपका ये दोहा हो जाएगा। ठीक, तो आपको इसको याद रखना है। दोहा में कितने छंद मतलब कितनी मात्राएं होती हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, ओके, तो छंद में आपको पता होगा दोस्तों, छंद दो प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। छंद दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। तो यहाँ पर अर्धमात्रिक छंद की, अर्धसम मात्रिक छंद की बात हो रही, तो इसका मतलब जो है आपका यहाँ पर जो अर्धसम मात्रिक छंद होता है दोस्तों, वो आपका होता है दोहा, बी नंबर सही होगा। अब दोहा में पहले और तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, याद रखिएगा। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, ये भी आपको याद रखना है। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं इसमें, पहले और तीसरे चरणों में, और दूसरे और चौथे चरणों में इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, आपको ये भी याद रखना है। और सोरठा में जस्ट उल्टा होता है, पहले और तीसरे में 11 होती हैं और दूसरे और चौथे में 13-13 होती हैं। ठीक है, चौपाई में 16-16 आपको पता है, कुंडली में 28, रोला भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, रोला से भी क्वेश्चन, मात्राओं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर, ठीक है, 24 मात्राएं टोटल होती हैं। जो रोला होता है इसमें 24 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16-16, कुंडली में 28 होती हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, टोटल मतलब जो है 24-24 मात्राएं इसमें भी होती हैं। कुंडलिया में दोस्तों इसमें भी प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती, कुंडलिया जो होता है प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएं होती हैं, 28 नहीं होती, सॉरी। आगे चलते हैं, 28 जो मात्रा है वो हर गीतिका में होती हैं। हाँ याद आया, हर गीतिका में 28 मात्राएं, तो आपको इनको याद रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, राम कृपा भव निशा सिराने में कौन सा अलंकार। देखिए अलंकार से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसमें भी अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है,
तो आपका ये हो जाएगा राम कृपा भव निशा सिराने में कौन सा अलंकार? रूपक। यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है ना। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। श्लेष में जैसे आपका कनक कनक वाला जो एक है ना, कनक कनक पे वाला एक चौपाई या दोहा है, तो उसमें आपका कनक कनक एक शब्द एक रहेंगे लेकिन उसके अर्थ अलग अलग रहेंगे। जैसे पानी वाला एक दोहा है, ठीक है ना, पानी से गए न उबरे मोती मानुष चून वाला है। तो पानी, एक पानी का अर्थ अलग, दूसरे पानी का अर्थ अलग, वो श्लेष अलंकार होता है। उपमा में जानते हो उपमा दी जाती किसी दूसरे की। उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि इसमें मनु मानो जनु जानो जैसे ये योजक कुछ शब्द लगे होते हैं, तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये कुछ मतलब पहचानने की ट्रिक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित कौन? अंक मतलब क्या होता है? अंक कई अर्थ होते हैं, ठीक। अंक गोद भी होती है, अंक एक अक्षर भी होता है, ठीक है, अंक एक संख्या भी होती है। तो इसमें क्या होगा आंसर इसका? ठीक है, बी अंक का मतलब संख्या है यहाँ पर, तो बी हो जाएगा। अंक मतलब गोद भी होती है, अभी याद रखना है। इसके बाद आपका पद्यांश दिया होगा, गद्यांश दिया होगा, तो गद्यांश मतलब 27 से 31 तक पढ़ के आपको आंसर देना, तो आप दे लोगे, बहुत आसान होता है। इसके बाद 31 के बाद हम देखेंगे कामसूत्र या 32 से। कामसूत्र निम्नलिखित में किसकी रचना है? तो कामसूत्र लिखा था वात्स्यायन ने लिखा था, ये आपका सही हो जाएगा सी। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र बहुत फेमस है। बाणभट्ट की रचना आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाणभट्ट जो आपका ये हरिश्चंद्र था ना, उसका दरबारी कवि था, इन्होंने बहुत बढ़िया रचनाएं लिखी थी। इसके बाद जो है भरत मुनि की रचना, वह ये सब रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। ये जो लेखक हैं इनकी रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। आगे निम्नलिखित में से रचनाएं पूछी जाएंगी। निम्नलिखित में से संत कबीर की कृति कौन सी है? तो संत कबीर मृगावती यामा, सुरसरावरी। तो देखो उन्होंने एक ही दो रचनाएं रची थी आपकी, बीजक, ठीक है, बी सही हो जाएगा इसमें, बीजक, ओके। और यामा तो आपकी पंत जी हैं, उनकी हो जाएगी। सुरसरावरी तो आपकी जितनी ये रसखान वगैरह, या तो ये सूरदास जी की होगी, ठीक है। सुरसरावली सूरदास जी की होगी जहाँ तक। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन से हैं? तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन हैं? आपको इनको भी याद रखना है। 34 क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए विद्यापति, ठीक है, ये हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी से पूछा, तुलसीदास से, ये तो है नहीं मैथिली भाषा के। तुलसीदास बिहारी, ये आपके किस रीतिकाल के कवि हैं? तुलसीदास जी ज़्यादातर ये इधर अवधि में मतलब लिखे थे। मलिक मोहम्मद जायसी हो गए। पद्मावती इनकी रचना बहुत फेमस है। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब देखो क्रिया विशेषण की बात हो रही है, तो क्रिया विशेषण हमेशा, ठीक, क्रिया की विशेषता बतलाता है, ठीक, हमेशा याद रखिएगा। संज्ञा सर्वनाम के साथ ही साथ क्रिया की विशेषता भी बतलाता है। जैसे वह तेज भाग रहा है, तो यहाँ पर तेज यानी भागना क्या है? भाग तो रहा है लेकिन तेज भाग रहा है, तो तेज दौड़ रहा है, तो तेज क्या है? ये क्रिया भागने की विशेषता बतला रहा है ना, तो इस तरह आपकी ये तेज हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इसी तरह नीला नहीं होगा ये, तो नीला तो आपका ये विशेषण है। सूर्योदय भी नहीं होगा, ठीक है। ये धीरे धीरे, तो कोई काम धीरे धीरे क्रिया की विशेषता होगी ना, तो आपका बी सही हो जाएगा, विगत भी नहीं होगा। तो ये हो गया। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? कृष्ण, मनोज आपको पता है किसको कहा जाता है? मनोज। जा जिसमें लगा हो पंकज, यानी मतलब जो है देखो पंकज है ना, कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। मुरारी भी नहीं होता। मुरारी आपको किसको बोलते हैं? शायद कृष्ण भगवान को किसको बोलते हैं? कृष्ण भगवान को ही बोलते हैं शायद मुरारी ना, तो मुरारी आपका कृष्ण भगवान हो जाएगा, बंसी लिए रहते मुरारी। श्रवण भी नहीं होगा। रतिपति आपके ये हो जाएंगे शायद, रतिपति कहते हैं हम उनको,
तो रतिपति आपके कामदेव होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पानी और पानी का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? पानी और पानी का अर्थ यहाँ पर पूछा है, 37 नंबर क्वेश्चन है। तो आपका ये हो जाएगा, देखिए पानी मतलब जल, बीणा पानी, बीणा हाथ में लिए पानी होता है ना, तो आपका ये पानी मतलब जो है हाथ हो गया, बी नंबर हो जाएगा। और पानी मतलब जल, बी हो गया। जो सदा, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो हमेशा दूसरे, कितना आसान क्वेश्चन है। दूसरों पर संदेह करने वाले क्या बोलते हैं बताओ? डी हो जाएगा आपका। संकालू जो संख्या करेगा भाई, श्योर सी बात है, दूसरे पर संदेह करने वाला, तो आपका डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं। आप 38 या 37 क्वेश्चन आएंगे हिंदी में, तो आप पूरे क्वेश्चन कर सकते हो अगर अच्छे से आप थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। हमारे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी जीएस का भी वीडियो हम सॉल्व करवाएंगे, डेली एक प्रैक्टिस सॉल्व करवाएंगे आप। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपकी सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है, निश्चित है आपकी सफलता।